एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 8th। तो आज हमारी यूनिट नंबर 8th स्टार्ट हो गई है, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसमें हमने पार्ट 1 स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये है आपका पार्ट ए, और पार्ट बी चलेगा आपका, वो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारा चैप्टर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, पहले तो इस बात को समझेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, ये जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका मतलब क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपका, वो टेक्निक या फिर कह सकते हो कि मेथड है, जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये टेक्निक क्या है आपका, इट इज अ टेक्निक या प्रोसेस, इट इज अ टेक्निक और मेथड टू आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइड, दिस इज टेक्निक या मेथड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ inorganic and organic कंपाउंड्स। ऐसा होता है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, हम बेसिकली इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं बस, लेकिन मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझाया है। पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ध्यान से सुनिए। ये टेक्निक होती है या फिर एक मेथड होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाइड करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइड क्या होता है, यानी कि उसके केमिकल नेचर को आइडेंटिफाइड करते हैं। केमिकल नेचर कैसा होता है, तो इसको ना ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि क्लासिकल मेथड था जो पुराना था, और एक मॉडर्न मेथड था। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है क्लासिकल मेथड, ए पार्ट होता है आपका क्लासिकल मेथड या टेक्निक बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा होता है मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो क्लासिकल जो मेथड हुआ करता था, उसमें हम यूज करते थे कि जो आपको कोई भी गिवन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके केमिकल रिएक्शंस लिया करते थे। तो इसमें हम क्या करते थे, क्लासिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम पता किया करते थे केमिकल नेचर का, किसी भी गिवन कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन के बेस पर उसका केमिकल नेचर डिसाइड होता था। तो इसमें क्या करते थे हम, केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती थी, मेन होती थी। केमिकल रिएक्शन से हम पता करते थे उस कोई भी कंपाउंड के केमिकल नेचर का। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या होता था, हम यूज करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अभी बताऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या होता है। ठीक है, ये इतनी बात समझ आई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है आपकी, वो टेक्निक, वो मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो आपकी केमिकल नेचर है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके दो मेथड हो सकते हैं, क्लासिकल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ठीक है, अब जो क्लासिकल मेथड है, उसमें हम क्या करते थे, कोई भी कंपाउंड था, उसकी केमिकल रिएक्शन के बेस पर उसकी केमिकल नेचर डिसाइड करते थे। लेकिन मॉडर्न मेथड में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पर क्या करते थे, उनकी उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके बेस पर उनकी केमिकल नेचर डिसाइड करते थे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बेस पर जब आप कराओगे तो ये क्या होता था, बहुत टाइम लेता था। क्या लेता था, मोर टाइम। ठीक है, मोर टाइम लेता था, और ज्यादा ही आपकी क्वांटिटी में क्या यूज होती थी, मोर टाइम, और ज्यादा ही क्या लेते थे आप, ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया करते थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और इतना रिलायबल भी नहीं होता था, मतलब एक तो ज्यादा टाइम लेते थे। आप ही सोचो, कुछ आपको कंपाउंड दिया, पहले आप उसकी 1 by 1 केमिकल रिएक्शन करा रहे होते, तो ज्यादा मात्रा में वो कंपाउंड यूज हो रहा है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, और ऊपर से हमारा रिलायबल रिजल्ट भी नहीं आता था। ठीक है, तो ये मेथड इसीलिए क्या है, रिलायबल नहीं है। मोर रिलायबल कौन सा है, या मोर यूज मेथड कौन सा है, जो ज्यादा वाइडली यूज बोल सकते हैं, वो है आपका मॉडर्न मेथड। ठीक है, वो है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मॉडर्न मेथड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होगा, एक तो टाइम कम लगेगा, यानी कि लेस टाइम बहुत कम लगेगा, और दूसरा क्या होगा, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या होगा, सफिशिएंट होगा।
स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या होगा, सफिशिएंट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। और दूसरा ये ज्यादा रिलायबल भी है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक और बात है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, यूज हो रहा है, और इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है ना आपका, वो रीयूज हो सकता है क्योंकि वो अनइफेक्टेड रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद। अभी क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका क्या मतलब है, चलो ये तो हमें समझ आ गया क्लासिकल मेथड कि हमने उस कंपाउंड को, जो भी हमको गिवन कंपाउंड है उसकी केमिकल रिएक्शन करा ली। इसमें हमें कैसे समझ आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कोई भी आपका कंपाउंड है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड का, उस सब्सटेंस का इंट्रैक्शन कराते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बन गई, मॉडर्न की बात करेंगे हम क्योंकि मॉडर्न ही पढ़ते हैं, तो मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बन गई आपकी, कि ये क्या है आपका, इंट्रैक्शन बिटवीन सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, जिसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, किस किस का इंट्रैक्शन होता है, मैटर का या सब्सटेंस का कह दो, उस मैटर का या उस सब्सटेंस का किसके साथ इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंट्रैक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब हमने देख लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे, हम स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंट्रैक्शन हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये होता क्या है, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, देखो जब भी क्या है, आप जो जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, पहले समझ लेते हैं, जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सारे क्या है आपके कलर नेचर नहीं शो करते हैं, वो सारे अनकलर्ड हैं, ठीक है। लेकिन जब भी क्या होगा, उनका कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उनके कॉम्प्लेक्स का जो होंगे वो क्या होंगे, कलर नेचर शो करेंगे। क्यों करेंगे कलर नेचर, क्योंकि वहां पर हो जाएगा डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा, डी ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और जब डी शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में ट्रांजिशन होता है तो इसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन, ठीक है। और डी ट्रांजिशन के कारण ही क्या होता है, वहां पर कलर ऑब्टेन हो जाता है। तो जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या होंगे, नॉर्मल अपनी स्टेट पर तो क्या होंगे, अनकलर्ड होंगे, ठीक है। और जो आपके विदाउट कलर होंगे, लेकिन जैसे ही वो उनका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या शो करेंगे, कलर नेचर शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन के कारण। और ट्रांजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसे बोलते हैं हम डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये ट्रांजिशन हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। हमें वैसे भी यही तो पढ़ना था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, यही पढ़ना है हमें। आगे देखते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि रेडिएशन है ये एक तरह से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब है कि ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वो रेडिएशन जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगे, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और दोनों फील्ड होने के कारण क्या होगा, इस यहाँ पर दोनों फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिन्हें हम बोलते हैं फोटोन, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन, उन्हें हम बोलते हैं फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या है, फोटोन हैज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फोटोन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ऑसिलेटिंग मतलब ऑसिलेट करता हुआ, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हैं। एंड बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं एंड इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं, यहाँ से देखो बस एक ही दिखाएंगे इसलिए एक को ही ले लेते हैं बड़ा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। ये जो ऑसिलेट कर रहा है ये क्या है आपका, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है आपका, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है। और ये अब एक और होगा, देखो इस तरह से मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देती हूँ।
ये। तो ये वाला क्या है आपका ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपका ये बेसिक ही चल रहा है, इसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल एम से, ठीक है। अभी मैं नीचे कर दूंगी थोड़ा सा तब आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। और ये जो है आपका, ये जो है आपका ये लाइन, ये क्या है, ये वाली, ये आपका मूविंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से सुनो, जब भी क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, ये अभी बेसिक चल रहा है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ आपका चैप्टर का। ध्यान से सुनो, कोई भी आपका ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका जब वो डिस्कवर हुआ उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कवर हो गई। उसके बाद बात आई उसकी केमिकल नेचर की। अब केमिकल नेचर को पता करने के लिए हमने जिस टेक्निक का यूज़ किया उसी को हमने बोल दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और ये भी दो पार्ट में की जाती है, एक क्लासिकल मेथड जिसमें हम क्या करते हैं उस कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन करा के देखते हैं और उसका केमिकल नेचर डिसाइड करते हैं, और एक हमारा मॉडर्न मेथड था जिसमें हमने क्या किया, उस जो भी आपका कंपाउंड था उसका इंटरेक्शन करा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से और उसके बेस पर हमने उसका नेचर डिसाइड किया। तो हमारा मेन मकसद तो मॉडर्न जो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको पढ़ना है, उसी को पढ़ते हैं। तो मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जो सब्सटेंस है, कंपाउंड है, सब्सटेंस है, मैटर है, उसे कुछ भी बोल सकते हो, मैटर सब्सटेंस, ठीक है, कंपाउंड की बात चल रही है, उसका इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। तो पहले हमें ये तो पता चले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कराया। अभी बेसिक चल रहा है आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ये एनर्जी की फॉर्म में होता है। अब कैसे करता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ या उस कंपाउंड के साथ कह लीजिए, तो क्या होगा, ये उसे अपनी एनर्जी देगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी पाकर जो क्या होंगे आपके सब्सटेंस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चल जाएंगे। लेकिन वो क्या है, टेम्परेरी, परमानेंट स्टेट नहीं, टेम्परेरी स्टेट है, उन्हें लौट कर अपने घर वापस आना ही है, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से लो में वापस आएंगे। और लो में जब वो वापस आएंगे, जितनी एनर्जी वो लेकर गए थे, अब्जॉर्ब करके गए थे, उतना ही वो एमिट करके आएंगे। और ये आना जाने की प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉनों के लो से हाई और हाई से लो में आने के ही प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन के कारण ही ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स क्या करते हैं, कलर नेचर शो करते हैं, ठीक है। और हम उसी की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों रेडिएशन हो। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या होंगे, रेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन भी एक एनर्जी की फॉर्म है। अब एनर्जी की फॉर्म है तो इसमें क्या होगा, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स रखते हैं, जिसमें क्या हो, जिसे हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन क्या रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रखेगा, जिसमें दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने उसको डायग्राम के थ्रू बस शो कर दिया है आपको, कुछ नहीं, इसमें बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये वाला, ये क्या है आपका मूविंग पाथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसी पाथ के अराउंड तो वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये आपका मूविंग पाथ हो जाता है। बस नहीं है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी बेसिक सी टर्म्स हैं, इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। बस कुछ बेसिक सी टर्म है, 4-5। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं हम तो इतना तो पता होना चाहिए कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, सारा हम कुछ देख लें, बस छोटे छोटे 4-5 पॉइंट्स, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक पहले एक बार नोट डाउन कर लो। एम, ठीक है, चलिए इतना दूर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ आपकी छोटी छोटी सी टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, ठीक है, यानी कि रेडिएशन की जो एनर्जी वो कैसे निकालेंगे, तो E बराबर होता है h, आपको ये पता है, यानी कि E क्या एनर्जी बराबर है h क्या प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या आपका फ्रीक्वेंसी। तो E बराबर होता है h, आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि न्यू बराबर होता है c/λ, यानी कि क्या है, ये
क्या है, लाइट की स्पीड है, और ये क्या हो जाता है अपॉन में वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, न्यू की आ गई, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये आपके आ गई एनर्जी निकालने किसकी, फोटोन की एनर्जी। ठीक है, इतना हो गया। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट है आपका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी, यानी कि एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। जैसे यहाँ पर देखो, ये होता है आपका क्रेस्ट, ये क्या होता है आपका, ये वाला होता है, ये वाले पॉइंट्स क्या है आपके क्रस्ट, क्या है आपके क्रस्ट, और जो ये वाले पॉइंट है क्या होते हैं आपके ट्रॉफ। ठीक है, ट्रॉफ, क्रस्ट और ट्रॉफ, ये होते हैं आपके क्रस्ट और ट्रॉफ। तो एक क्रस्ट और ट्रॉफ के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा होती है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रॉफ मिलकर क्या बनाते हैं आपका लैम्डा। तो हमने लिखा हुआ है कि लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा बराबर यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एनर्जी को दिखाते हैं ई से। यहाँ पे ये निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो जब भी आपको लैम्डा पूछा जाए तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ को ऐड कर दीजिए, एक क्रस्ट की डिस्टेंस और एक ट्रफ की डिस्टेंस जो है उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ का बड़ा ही यूज होगा इसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होते हैं, सारे एनर्जी टर्म्स ये सारे यूज होने वाले हैं, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। तो वन क्रस्ट और वन ट्रफ हो गया, यानी कि यहाँ देखो एक क्रस्ट और ये वाले, या तो बोल सकते ये देखो एक क्रस्ट है ना ये वाला यहाँ से, और एक आ गया आपका ट्रफ। देखो एक तो ट्रफ हो गया और एक क्रस्ट। क्रस्ट कैसे आया, आप तो बोलोगे कि मैम यहाँ हाफ है, हाफ ये है तो हाफ ये भी तो है। ठीक है, तो ये हाफ और ये हाफ मिलकर फुल नहीं हो गया, तो एक तो क्रस्ट हो गया और एक आपके पास नीचे क्या है, ट्रफ है। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं आपकी वेवलेंथ, तो ये हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं इसको ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी क्या होता है आपका, यहाँ पर लिख लीजिए साथ में और करके एंड करके, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी क्या होता है आपका, वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ। ठीक है, सेम यही चीज होती है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए ऑसिलेशन में भी। ठीक है, अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी ऑसिलेशन की। थर्ड आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। मैंने लिखा भी है ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट में न्यू, न्यू यही तो है ये वाला न्यू। ठीक है, ये वाला न्यू, वी की एक साइड खींच दीजिए, ये होता है आपका न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो अब ये क्या होती है, तो आप इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू कहते हैं। एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगा रही है वेव, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दूंगी वेव नंबर के बेस पर भी। तो देखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड एज नंबर ऑफ टाइम द वेव लेंथ अकर इन 1 सेकंड। ये बोल सकते हो कि जितने भी ऑसिलेशन एक सेकंड में हो रहे हैं, या फिर द वेव लेंथ अकर इन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जितनी वेव लेंथ हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू। ठीक है, और अब आपको ध्यान रखना है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, इसको कहते हैं न्यू बार से। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इसको न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वेव बार को न्यू बार से करेंगे। ठीक है, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव इन पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी भी नंबर ऑफ वेव आपकी जाएंगी उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव। जितनी, मान लीजिए 2 वेव गई एक सेकंड में, 3 गई, 4 गई, 5 गई, तो वो नंबर क्या है आपका, वेव नंबर कहलाता है। और इसको निकालने का एक और तरीका होता है कि न्यू बार क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का। अगर लैम्डा आ गया आपके पास तो ये न्यू बार आ जाएगा। मान लीजिए लैम्डा 2 है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो ये रेसिप्रोकल है किसका, वेवलेंथ का। तो इसकी 2 डेफिनेशन बनती है। क्या बोलते हैं वेव नंबर को, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। तो 1 न्यू बार बराबर हो गया 1/λ के, इसलिए 1 न्यू बार हो गया 1/λ की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं, जैसे वेव नंबर को देख लेते हैं एक बार, न्यू बार निकालने का फॉर्मूला। देखो यहाँ से इस तरह से आपकी वेव्स जाएंगी, इस तरह से वेव जाएंगी। अब ध्यान से देखो, एक यहाँ से स्टार्ट, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो यहाँ से स्टार्ट किया ये, तो कहाँ पे आके खत्म होगा, यहाँ। एक चक्कर ये तो होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके तो क्या बनाते हैं कि वेवलेंथ। तो एक क्रस्ट हो गया और एक ट्रफ हो गया, ट्रफ हो गया। ठीक है, एक वेवलेंथ हो गई, यानी कि ये कितना हो गया, लैम्डा हो गया। फिर एक क्रस्ट ये रहा आपका और एक ट्रफ ये रहा, ये क्या हो गया, एक लैम्डा ये हो गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ से जब हम चलेंगे तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यानी कि एक लैम्डा ये हो गया आपका, कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 1/3, यानी कि न्यू बार कितना है, न्यू बार कितना है, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 3, न्यू बार की वैल्यू आ गई 3। ये क्या है आपका 3। ठीक है, 3 लैम्डा हो गया ना, 1 2 3 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा। तो कितना हो गया आपका, रेसिप्रोकल करके न्यू बार आ जाएगा आपका 3। ठीक है,
म्यू बार कितना आ गया आपका 3, यानी कि नंबर ऑफ वेव इन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने वेव के नंबर हैं, देखो 1 2 3, 3 वेव के नंबर हैं, तो 3 क्या हो गया आपका वेव नंबर, ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट अपना है पॉइंट, वो देख लेते हैं, पहले यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट पॉइंट पे चलेंगे। चलिए, तो क्या होता है कि रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसके बेस पर या एनर्जी के बेस पर हमारा एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, यानी कि सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, देखो सबसे पहले आएंगी गामा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ठीक है। अब ये कैसे अरेंज की गई है, ये की गई है एनर्जी ऑर्डर या फिर वेवलेंथ, किसी के भी ऑर्डर के बेस पे कर सकते हैं आप, मैं दोनों के बेस पे बता देती हूँ। तो इधर वाले जो होते हैं ना, ये वाले ये जो 3 होते हैं, ऐसे सपोज करिए जो 3 होते हैं क्या होते हैं आपके, हाई एनर्जी वाले होते हैं, क्या होते हैं, हाई एनर्जी, इनकी क्या होती है, एनर्जी होती है हाई, इसीलिए क्या होते हैं ये सो हार्मफुल, इसीलिए हार्मफुल होते हैं, क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हार्मफुल ड्यू टू हाई एनर्जी लिख सकते हो आप। और ये वाले जो 3 है क्या होते हैं आपके, इनकी लो एनर्जी होती है, क्या होती है, लो एनर्जी होती है। सो ये क्या है, ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। सो क्या है, ये हार्मफुल नहीं है, सो नॉट हार्मफुल कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं है। और अभी ने कैसे अरेंज किया गया है, तो इधर है इनकी, इधर वालों की जो है आपकी एनर्जी कैसी है, एनर्जी है हाईएस्ट, ठीक है। एनर्जी क्या है आपकी, हाईएस्ट एनर्जी है आपकी, हाईएस्ट एनर्जी लिख देती हूँ इधर, हाईएस्ट एनर्जी। और अगर एनर्जी हाई है तो अब आप बताओ फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाएगी, आप सभी को पता है E बराबर था एच न्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है न्यू, तो जब एनर्जी हाई तो न्यू भी हाई, यानी कि फ्रिक्वेंसी भी कैसी होगी, हाई, तो हाई एनर्जी तो हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी तो वेवलेंथ कैसी है, वेवलेंथ भी तो देखेंगे, यानी कि लैम्डा, लैम्डा कैसा है, तो अब यहाँ से देखो दूसरा रिलेशन भी पढ़ा है आपने, E बराबर क्या है एच सी अपॉन लैम्डा, उसके बेस पर देखें तो लैम्डा क्या है, अपॉन में आ रहा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा, यानी कि अगर एनर्जी हाई तो वेवलेंथ कैसा, कम, लो, तो क्या हो जाएगी, लो वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ या लो वेवलेंथ, लोएस्ट लिख लीजिए, लोएस्ट वेवलेंथ। तो तीनों के बेस पर है, जिसके बेस पर आपसे पूछा जाए कि इसमें से हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, तो आप उसका ऑर्डर बना सकते हैं। इधर वालों की क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी है तो फ्रिक्वेंसी भी हाई और वेवलेंथ कम, और इधर वालों की क्या हो जाएगी, इससे अपोजिट कर दीजिए, क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी, क्या हो जाएगी, लोएस्ट एनर्जी, एक एनर्जी की टर्म में, दूसरी अगर लोएस्ट एनर्जी है तो ये किससे रिलेट करें, फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट है, तो लोएस्ट ही फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, और आपका क्या होगी, वेवलेंथ हाईएस्ट हो जाएगी इस बार, ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसी होगी, हाईएस्ट। तो इतनी सी बात है, ठीक है। ये जो आपकी है इधर वाले ये सारे कैसे हाई एनर्जी वाले, इधर वाले कैसे आपके लोएस्ट एनर्जी वाले। अब बात आती है कि हमें कौन सा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, हम देखते हैं विबग्योर, विबग्योर हम सभी ने सुना है, तो वो लाई किसमें करता है, वो लाई करता है आपका यूवी विजिबल में, हमें बेसिकली यूवी विजिबल ही पढ़नी है, ठीक है। तो वो लाई कहाँ करता है, यूवी विजिबल में, यूवी विजिबल में कौन लाई करता है, आपका विबग्योर, सबने पढ़ा हुआ है विबग्योर, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर। तो विबग्योर कहाँ लाई करता है, यूवी विजिबल में। देखो विजिबल ये क्या है आपके, नॉन विजिबल, लेकिन ये क्या है, विजिबल, विजिबल रीजन, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन है, ठीक है। विजिबल मतलब जो हमें दिख पाए, तो हमें दिखता तो है विबग्योर, ये स्पेक्ट्रम दिखता है हमें विबग्योर का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड, तो हमें दिखता है विबग्योर, तो ये लाई करता है इसमें। और इधर वाले हो गए आपके हाईएस्ट एनर्जी के, इधर आ गए आपके लोएस्ट एनर्जी के। तो अगर वो पूछता है कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो वेवलेंथ हाईएस्ट किधर है, इधर तो लोएस्ट वाले हैं, हाईएस्ट किधर है, इधर वाली, तो इनकी हाईएस्ट होगी, रेडियो वेव की हाईएस्ट, फिर इधर इसकी कम, इससे कम, इससे कम, यानी कि इधर वेवलेंथ का घटता क्रम चल रहा है, लेकिन एनर्जी का क्या चल रहा है, एनर्जी का क्या चल रहा है, बढ़ता क्रम, इसकी एनर्जी सबसे कम, ले इसकी थोड़ी ज्यादा, ज्यादा 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 सबसे ज्यादा, ठीक है। इस बेस पर आप ये बता सकते हैं, आपके सामने फ्रीक्वेंसी की टर्म भी आ गई, एनर्जी की भी और वेवलेंथ की भी, और हमने इसीलिए पहले टर्म्स देखी थी, एनर्जी क्या होती है,
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। अब आपको तीनों निकालने आ गए, एनर्जी भी निकालनी आती है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी आती है और वेवलेंथ भी आती है। और चौथा आपका बच गया था वेव नंबर। वेव नंबर भी बहुत ईजी है, ठीक है। वेव नंबर क्या होगा, जितने भी आपके एक सेकंड में जो आपकी वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकंड, वही आपकी कहलाती है वेव नंबर। और आप निकाल सकते हैं उसको, रेसिप्रोकल कर सकते हैं आप लैम्डा का भी, और अभी हमने निकालना भी सीखा था, ठीक है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जो था उसका मिलकर क्या बनता है, वो वेवलेंथ। और वेवलेंथ एक आ रहा था, जितने भी आपकी क्रस्ट वेव ट्रफ होंगी उसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। एक बार यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, और अब ये इस तरह से लाइट हो ना होता है, ऐसे नाम थोड़े लिखे हुए आते हैं, तो आपको रिप्रेजेंटेशन अगर इसका करना पड़े तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक बार रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हो, इधर क्या लोएस्ट वेवलेंथ, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा बढ़ती जा रही है, हमने थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा बढ़ गई, ठीक है, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, एंड और इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कम वेवलेंथ इसकी है एक्सरे की, ये वाली वेवलेंथ हो गई ना, ये वाली कम है, फिर यहाँ से थोड़ी बढ़ गई, ये किसकी है, आपकी एक्सरे की, ये गामा रे एक्सरे, देन ये क्या आ गया आपकी यूवी विजिबल की, ये आ गया आपकी आईआर की, यहाँ तक ये आ गया आपकी क्या माइक्रोवेव की, और ये वाली जो आपकी ज्यादा है वो किसकी आ रही है, आपकी रेडियोवेव की। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। आप समझ, आपने देखा होगा अभी तक तो हमने एक ही जैसा करा था, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए कर लिया था, एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ठीक है। कम वेवलेंथ वाले यहाँ लाई करते हैं, फिर बढ़ती जा रही है ना वेवलेंथ, तो इधर बढ़ती जा रही है वेवलेंथ, तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। बस एक लास्ट और इस लेक्चर में, फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। देखो यहाँ पर क्या होगा, जब जितनी भी हमने अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी उनको हमने क्या करा, अरेंज किया हुआ है। देखो पहले आती है एक्सरे, सॉरी गामा रे, फिर एक्सरे, यूवी विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो, ठीक है। ये तो हो गया आपकी। तो अब मैंने इनको ना फ्रीक्वेंसी के बेस पर अरेंज किया है, मैंने फ्रीक्वेंसी बताई हुई है इनकी। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी देखो आप कितनी है, 10 की पावर 20 टू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। और आपको पता था इधर वाले जो थे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, हाई। एनर्जी हाई थी इधर वालों की, उधर वालों की लो थी, और एनर्जी हाई तो फ्रीक्वेंसी भी हाई, इधर वालों की हाई उधर वालों की लो। और आप खुद देख सकते हो 20 और 18 की रेंज में आ रहा है, 18 टू 16 यानी कि डिग्रीज होती जा रही है, 16 टू 14 की रेंज में, 14 टू 12, 12 टू 10, 10 टू 8, ठीक है। इस रेंज में जा रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ये रेंज होगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपकी गामा रेज है वो क्या होती है, चेंज इन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन। ये वो क्या होती है, रेज होती है जो क्या होती है, चेंज करती है न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देती हैं, या रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स और न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस का या न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो है उनका रीअरेंजमेंट कर देती है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि एक्सरे में क्या होता है, ये क्या करती है, एक्सरे चेंज कर देती है क्या, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि न्यूक्लियर का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर देती है, न्यूक्लियर का रीअरेंजमेंट कर देती है। तो इस तरह की जो एक्सरे है ये किसमें देखी जाती है, एक्सरे किसमें यूज होती है, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक्सरे का यूज करते हैं, वो है आपकी मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। मैंने यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिर देखते हैं एक्सरे, ये तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको ना इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, बेसिकली जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हम कौन सी पढ़ेंगे, यूवी विजिबल देखेंगे पहले। तो यूवी विजिबल के लिए हम एक बार सारा देख लेते हैं रेंज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया है, क्या क्या सिस्टम है, क्या नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज होती है, रेडिएशन क्या होते हैं, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या है, ये वेव नंबर क्या चीजें हैं ये, तो हमने सारा डिस्कस किया। उसके बाद हम आगे चलेंगे, तो ये बेसिक ही चल रहा है आपका। तो एक्सरे जो होती है ये क्या करती है, इफेक्ट करती है इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल या एटम है उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर नहीं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करती है कौन, हमारी एक्सरे, या इनर इलेक्ट्रॉन इन एटम बोल सकते हो, इनर इलेक्ट्रॉन इन एटम, शॉर्ट में लिखना हो तो याद के लिए, ठीक है। ये किसमें यूज होती है एक्सरे, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कौन सी में, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। ये होती है मॉसबायर में और ये होती है एक्सरे में, ये आपको ध्यान रखते जाना है। गामा किसमें यूज हो रही है, मॉसबायर में, और एक्सरे किसमें हो रही है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक्सरे याद रहेगा नाम से। अब देखते हैं यूवी विजिबल। यूवी विजिबल क्या होती है, अफेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करती है, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन अनसैचुरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किस पर करती है, डिपेंड्स होती है अनसैचुरेशन कॉन्फ़िगरेशन, अनसैचुरेशन होती है ना कॉन्फ़िगरेशन की,
ऑफ ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है आपके सभी इलेक्ट्रॉनों के ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनसैचुरेशन कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करती है आपकी कौन सी यूवी विजिबल, जैसे या फिर कह सकते हो आउटर इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। यानी कि ये जो अफेक्ट करती है, देखो जो गामा रे है वो अफेक्ट करती है न्यूक्लियर को, ऐसे न्यूक्लियस को ये ध्यान रखना है। एक्स रे अफेक्ट करती है इनर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जो यूवी विजिबल है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और इसका एग्जांपल हो जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो दो तो नाम से हो गई, एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बहुत बार याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है आईआर। आईआर जो होती है आपकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इंफ्रारेड, ठीक है। ये क्या होती है, देखो यहाँ पे कॉजेस वाइब्रेशन इन बैंड्स, ये क्या करती है, बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ठीक है। कोई बॉन्ड है दो, उनके बीच में जैसे ये आपका बॉन्ड बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, क्या कर देती है, बॉन्ड को क्या करती है, अफेक्ट करती है, बॉन्ड को वाइब्रेशन ला देती है बॉन्ड में, ठीक है। वाइब्रेशन बॉन्ड्स में क्रिएट कर देती है, या चेंज द डाइपोल मोमेंट, इसका रख सकते हो। और जब सुनो जब बॉन्ड में वाइब्रेशन होंगे, ठीक है, यानी कि सिमेट्री चेंज होगी, सिमेट्री चेंज होगी तो वहां पे डाइपोल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज द डाइपोल, ठीक है। यहाँ पर देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका एग्जांपल क्या हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो तीन हमारे नाम से हो गए। फिर हमारी चलती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होते हैं, कॉज रोटेशनल चेंजेस इन मॉलिक्यूल्स। ये तो क्या करते हैं, आईआर तो क्या करती है, वाइब्रेशन करती है क्रिएट, और ये करती है आपको रोटेशनल, आपको ध्यान रखना है वाइब्रेशन रोटेशनल, ऐसे याद रहेगा, ये रोटेशनल क्रिएट करती है। शोन बाय पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, वो पोलर मॉलिक्यूल जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रखते हैं उन्हीं में हमारी क्रिएट होती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, तो इसका एग्जांपल हो जाता है रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको वाइब्रेशनल भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। लास्ट बचता है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होते हैं, अफेक्ट्स द स्पिन, जो क्या करते हैं, अफेक्ट्स करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एंड स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अफेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपकी रेडियो वेव्स होती हैं। वो रेडियो वेव्स होती हैं जो क्या करती है, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन को अफेक्ट करती हैं। जैसे हो गया आपका एनएमआर, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और ईएसआर इलेक्ट्रॉनिक शेल रिपल्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाते हैं आपके गामा, एक्स, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो। तो ये हमने एक तरह से देख लिया, ठीक है। इतना यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए, तो सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आज की जो क्लास थी, अभी इंट्रोडक्शन क्लास थी, सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया थोड़ा सा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपके जो सिलेबस में है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।